तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्यान ज्ञान में। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे। तो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज़ कब शुरू होगा? आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि वंदे भारत मिशन एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे एयर इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो भी इंडियन स्ट्रैंडेड है दूसरी कंट्रियों में जो फंसे हुए हैं उनको एयर इंडिया की फ़्लाइट्स के द्वारा वापस लाया जा रहा है। इसका फेज़ 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोगों को इंडिया वापस लाया गया है। तो आपका क्वेश्चन है कि इसका सेकंड फेज़ कब स्टार्ट होगा? आपके ऑप्शन है ए 13 मई, बी 16 मई, सी 19 मई या फिर डी 22 मई। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है बी 16 मई। 16 मई को जो सेकंड फेज़ शुरू होगा वो चलेगा 22 मई तक। इसमें टोटल 31 कंट्रियों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा और 149 फ्लाइट्स चलाएगी एयर इंडिया लोगों को वापस लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूके सुप्रीम कोर्ट, बी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सी मद्रास हाई कोर्ट या फिर डी यूएस सुप्रीम कोर्ट। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट जो है ये 107 एकड़ में फैला हुआ कोर्ट है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोर्ट है और पहला सबसे बड़ा कोर्ट है यूके सुप्रीम कोर्ट लंदन इंग्लैंड में। मद्रास हाई कोर्ट में 74 जस्टिस हैं और एक चीफ जस्टिस है, और वहाँ के जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज़ाद भारत के पहले न्याय और विधि मंत्री यानी कि लॉ और जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी वीके मेनन, सी भीमराव अंबेडकर या फिर डी बलदेव सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने रिसेंटली कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईनैम, बी चैंपियंस, सी टैकल या फिर डी ग्रोथ। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चैंपियंस। इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने लॉन्च किया था। चैंपियन जो एक्रोनियम है इसका मतलब है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसको एड्रेस करते हैं यानी किसे देते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, सी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। यानी कि अगर हमारे राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति को रिजाइन देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन टेंडर करते हैं उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा देर तक चीफ मिनिस्टर के पद पर कौन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योति बसु, बी एम करुणानिधि, सी नवीन पटनायक या फिर डी पवन कुमार चामलिंग। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग 24 साल और 165 दिन तक सीएम रहे हैं सिक्किम के। इनकी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट लगातार 5 बार इलेक्शन जीती है और ये 22 नवंबर 1994 से लेकर 26 मई 2019 तक सीएम थे। उसके बाद सिक्किम में गवर्नमेंट चेंज हुई है और रिसेंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग। ज्योति बसु के बारे में बात करें तो वो भी लगातार 5 बार वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं 1977 से लेकर 2009 तक। उनका भी एक रिकॉर्ड है 23 साल और 137 दिन तक वो सीएम रहे हैं वेस्ट बंगाल के। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। भारत में किस राज्य में कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी नागालैंड या फिर डी वेस्ट बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नागालैंड। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार एक्ट, ये इंडिया में पूरी तरह से कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए अक्टूबर 2008, बी अक्टूबर 2005, सी मई 2005 या फिर डी जून 2005। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अक्टूबर 2005। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चले कि इसे संसद में पारित किया गया था 15 जून 2005 को। राष्ट्रपति द्वारा इसे एक्ट को एक्सटेंड दिया गया 22 जून 2005 को और इसे पूरी तरह से लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। उस समय ये एक्ट पूरे भारत में लागू था सिवाय जम्मू और कश्मीर के, क्योंकि जम्मू और कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंजॉय करता था। पर 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं है तो आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी लागू होता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें कि आरटीआई एक्ट ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया उस समय उसमें कितने आर्टिकल्स थे? आपके ऑप्शन है ए 370, बी 395, सी 448 या फिर डी 359। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 395। 26 जनवरी 1950 को जब इसे लागू किया गया तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल जो कि 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स में डिवाइड थे। आज के समय में भारत के संविधान में 448 आर्टिकल हैं जो कि 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ह्यूमंस यानी कि इंसान ही सिर्फ एक ऐसे जानवर है जिसके पास है, आपके ऑप्शंस है ए दिमाग, बी चिन, सी लंग्स या फिर डी फोरहेड। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिन, क्योंकि ह्यूमंस ही एक ऐसे जानवर है जिनके पास चिन है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। जो सूर्य का विजिबल पार्ट है यानी कि सन का जो विजिबल पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए आयोनोस्फेयर, बी एटमॉस्फेयर, सी फोटोस्फेयर या फिर डी लिथोस्फेयर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फोटोस्फेयर, यानी कि जो विजिबल पार्ट हमें दिखता है सन का उसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स का फादर यानी मैथमेटिक्स का पिता किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए आर्यभट्ट, बी आर्किमिडीज, सी पाइथागोरस या फिर डी ल्यूसिड। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही जवाब है ऑप्शन बी आर्किमिडीज। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। किस एथलीट ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? आपका ऑप्शंस है ए माइकल फेल्प्स, बी लैरिसा लैटिनिना, सी मरियत बुजॉन या फिर डी मार्क स्पिट्ज। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स में टोटल 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और लैरिसा लैटिनिना ने 18 मेडल जीते हैं टोटल, जिनमें से 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ध्यानचंद, बी शाहबाज अहमद, सी जेमी ड्वायर या फिर डी रिक चार्ल्सवर्थ। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्यानचंद, या कहूँ मेजर ध्यानचंद। इनकी भी याद में 29 अगस्त को हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाती है। अब इनके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, जर्मनी को हरा के। भारत ने सेमीफाइनल्स में फ्रांस को 10-0 से हराया था और फाइनल जो हुआ था 15 अगस्त 1936 को, उसमें भारत का मुकाबला था जर्मनी के साथ। क्योंकि मुकाबला जर्मनी के साथ था और जर्मन टीम ने भारतीय को एक बार पहले हरा भी चुके थे, इसलिए टीम काफ़ी नर्वस थी। बट फिर भी टीम ने बहुत अच्छा खेला और फर्स्ट हाफ तक किसी भी टीम का कोई भी गोल नहीं था। सेकेंड हाफ में भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराया और पूरे ओलंपिक टूर्नामेंट के दौरान भारत की टीम को सिर्फ 1 गोल हुआ था और वह उसी फाइनल मैच में हुआ था वर्सेस जर्मनी। उसके अलावा भारतीय टीम गोल रही थी, यानी कि भारतीय टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं हुआ था। ध्यानचंद का इतना ज़्यादा क्लाउड था कि जब मेजर ध्यानचंद जर्मनी में गए थे ओलंपिक मैच खेलने के लिए, तो जर्मन न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये थी कि अब हॉकी के शो में जादू भी होगा और स्टेडियम के बाहर होर्डिंग्स लगी थी कि मैच देखने आइए और इंडिया के जादूगर को देखिए जो हॉकी से जादू करते हैं। इनके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि एक बार मैच के दौरान नीदरलैंड के टीम ने इनकी हॉकी स्टिक तोड़ के भी देखी थी कि क्या हॉकी स्टिक में मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते थे कि इनकी हॉकी के स्टिक के साथ बॉल चिपकी जाती थी। इन्होंने अपने करियर में 395 गोल्स किए हैं और अगर इनके करियर में बाकी लीग मैचेस भी देखे जाएँ या फ्रेंडली मैचेस भी कंसिडर किए जाएँ तो ये टैली 1000 से भी ऊपर चली जाती है। सीरियसली वो जादूगरी थे। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न तरफ। इस साल के अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर किस मूवी को मिला है बेस्ट मूवी के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ए 1917, बी पैरासाइट, सी लिटिल वुमन या फिर डी जोकर। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पैरासाइट। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, बी पॉलिटिशियन, सी पोइट यानी कि कवि या फिर डी इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन। आर के लक्ष्मण एक बहुत ही फेमस क्या रह चुके हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बी कार्टूनिस्ट, सी एक्टर या फिर डी डॉक्टर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है बी कार्टूनिस्ट। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। अडोल्फ हिटलर यानी कि नाज़ी जर्मनी के लीडर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए इटली, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया या फिर डी पोलैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। इनके जन्म से लेके इनके उदय और फिर इनके अस्त की कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है
और जिसने पूरी दुनिया को, भविष्य को ही बदल के रख दिया था। इसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन में। किस जनरल ने फेमसली कहा था कि आई शैल रिटर्न, यानी कि मैं वापस आऊँगा? आपके ऑप्शंस हैं ए बुल हैसली, बी ओमार ब्रैडली, सी जॉर्ज पैटन या फिर डी डगलस मैकार्थर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डगलस मैकार्थर। डगलस मैकार्थर अमेरिकन आर्मी के एक बहुत ही फेमस जनरल थे और जब इन्होंने ये कहा था कि मैं लौट आऊँगा, ये 1942 की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पे था। उस समय ये फिलीपीन आइलैंड्स में पोस्टेड थे और जब जापानीज़ फोर्सेस ने फिलीपीन आइलैंड्स को सराउंड कर लिया तो उस समय उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि तब अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी उन्हें किसी और जगह पोस्ट कर लिया था और उन्होंने फेमसली कहा था कि मैं वापस आऊँगा, और वो वापस आए भी थे। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट यानी कि 20th क्वेश्चन पे। मैग्ना कार्टा किस राजा के द्वारा पब्लिश किया गया था, यानी कि किस देश के राजा के द्वारा पब्लिश किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए रोम, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या फिर डी इटली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंग्लैंड। जून 1915 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने इसे साइन किया था, क्योंकि उस समय जो रेबल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहे थे और उनके बीच में एक तरह से पीस ट्रीटी की तरह से देखा गया था। मैग्ना कार्टा दुनिया का एक पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने काफ़ी सारे राइट्स दिए थे और इसे आज के टाइम में भी एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट माना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द ग्रेट चार्टर। इसी ने सबसे पहले ये एस्टैब्लिश किया था कि हर कोई, यानी कि कोई भी इंसान है, वो न्याय की नज़रों में बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, और हर किसी को राइट दी थी बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू जस्टिस, राइट टू ए फेयर ट्रायल। सबसे पहले इसी मैग्ना कार्टा ने ही दिया था। हालांकि बाद में इस मैग्ना कार्टा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ना उस पर किंग रहे और ना ही रेबल्स रहे, और बाद में से पोप ने ख़त्म ही कर दिया था एक तरह से इस मैग्ना कार्टा को। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हमें बताइए कि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर किस प्रकार बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।